गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी। बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने प्रवास को देखा था, स्थानांतरण जिसको कहते हैं। तो प्रवास आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, उम्मीद है मुझे। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था। प्रवास दो प्रकार का होता है, उत्प्रवास और अप्रवास। मैंने आपको बता दिया था। उत्प्रवास को इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से आपने समझ लिया होगा, यानी कि किसी एक स्थान पर अन्य जगहों से जनसंख्या आकर या लोगों का समूह आकर बस जाता है, तो वहाँ अप्रवास की स्थिति बनती है। और जहाँ से दूसरी जगह पर लोग जाकर के बसते हैं उसको उत्प्रवास कहते हैं। बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया था आपको। फिर हमने प्रवास के कुछ पक्षों को देखा था, कारण पक्ष, काल पक्ष, देश पक्ष वगैरह। अलग अलग संदर्भ में हमने समझने की कोशिश की थी कि प्रवास होता क्या है। आज की इस कक्षा में हमने, जैसा कि आपको कल बताया था, कि प्रवास के कुछ प्रभाव हम देखेंगे जो जनसंख्या पर पड़ते हैं। उनको हमने डायग्रामेटिकली तरीके से आपको डायग्राम बनवाया था पिछली कक्षा में, और डायग्राम के अंतर्गत हमने 6 या 7 टॉपिक आपको लिखाए थे कि प्रवास का जनसंख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है प्रवास का, वो था जनसंख्या भार। क्या था बोलो? जनसंख्या भार। सबसे पहला प्रभाव ये पड़ता है। जनसंख्या भार कैसे पड़ता है सर? जनसंख्या भार ऐसे पड़ता है, देखिए, मान लीजिए ए क्षेत्र है और ये बी क्षेत्र है। समझना, ये कौन सा क्षेत्र है? ए क्षेत्र, और ये है बी क्षेत्र। स्थान है ये कोई। यहाँ पर अन्य स्थानों से जनसंख्या आकर के बस गई, तो आपको क्या समझ में आएगा? यहाँ पर क्या है? जनसंख्या का भार बढ़ जाएगा। जनसंख्या का भार बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ अधिक जनसंख्या हो जाएगी, कार्यशील जनसंख्या अधिक हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रवास करती है जनसंख्या, वो कार्यशील जनसंख्या ही प्रवास करती है। कार्यशील जनसंख्या से तात्पर्य क्या है गुरुजी? कार्यशील जनसंख्या कहते हैं 18 से 50 या 60 वर्ष तक की आयु के वे सभी लोग जो किसी न किसी उद्योग में, किसी न किसी कार्य में लगे हुए होते हैं, उनको कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत रखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रवास जो करती है कार्यशील जनसंख्या ही करती है। क्यों करती है? अपने कार्यों के लिए करती है। पढ़ने के लिए भी बच्चा अगर बाहर जाता है तो वो उसको समझ आने के बाद ही बाहर भेजा जाता है, यानी कि 18-19 साल अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद ही बच्चा बाहर की ओर जाता है। तो ये सभी बातें किसी एक क्षेत्र में जनसंख्या के भार को बढ़ा देती है। कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। इसके विपरीत जहाँ से जनसंख्या जाती है, यानी कि जहाँ से जनसंख्या उत्प्रवास करती है, निकलती है, वहाँ पे क्या है? जनसंख्या कम हो जाती है। वहाँ पे जनसंख्या क्या हो जाती है? कम। मैंने आपको डॉट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर जनसंख्या का भार बढ़ रहा है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? जनसंख्या तेज़ी से कम हो रही है। कार्यशील जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रही है, यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या कम हो रही है, जिससे क्या होगा? रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ भी, यहाँ भी। कैसे होएगी? देखिए, यहाँ पे कैसे रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी? क्योंकि यहाँ पर रोजगार सीमित थे, जनसंख्या ज़्यादा आ जाएगी तो जनसंख्या के लिए रोजगार तलाशना मुश्किल हो जाएगा। लोग बाग छोटे मोटे धंधे करके भी यहाँ कमा लेंगे, ठीक है, लेकिन रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सभी लोगों को ये क्षेत्र रोजगार नहीं दे पाएगा। इस क्षेत्र में रोजगार की समस्या और महंगाई कैसे बढ़ेगी? देखिए, यहाँ क्या है? काम धंधे तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? लोग कम रह जाएंगे काम करने वाले। इसलिए जो लोग रहेंगे वो अपने भाव बढ़ा लेंगे। बस समझने की कोशिश करना। यहाँ पे लोग जाएंगे, प्रवास कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे साधन है, संसाधन है, मौजूद है, सब कुछ उनको आकर्षित करने वाले सारे कारक यहाँ पर मौजूद है। तो वो वहाँ से निकल करके यहाँ आ जाएंगे। अब मान लीजिए किसी गाँव में, किसी क्षेत्र में 10 जने पढ़ाने वाले थे। अब 10 जने पढ़ाने वाले थे, उनका वहाँ रोजगार नहीं चल रहा था। उनमें से 5 जने पढ़ाने वाले इधर आ गए। अब वहाँ 5 जने रह गए, तो वो 5 जने 10 जनों के बराबर कमाई करने की कोशिश करेंगे, 5 जनों की भरपाई करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से यहाँ पर क्या है? वो अपने आप में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे गाँव वालों से।
तो यहाँ पर क्या है, रोजगार की समस्या तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे संसाधन तो है लेकिन कार्यशील जनसंख्या नहीं रहेगी। ठीक है, इस वजह से ये दोनों ही क्षेत्र समस्याग्रस्त हो जाते हैं। तो एक अन्य बात यह है कि जनसंख्या बाहर बढ़ने से इस क्षेत्र में क्या होगा, कई सारी बीमारियां पनपेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी। इसके अलावा खाद्य सामग्री की कमी हो जाएगी। इसके अलावा गंदगी ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि जो कच्ची बस्तियां बनाएंगे बाहर जा कर के, बड़े क्षेत्र में जा कर के कच्ची बस्तियों का निर्माण करेंगे, वहाँ कच्ची बस्तियों के निर्माण में बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती है। तो ये सारी समस्याएं जो कॉमनली है, जो जनसंख्या भार की वजह से होती है। लिंगानुपात यहाँ का गड़बड़ जाएगा, साक्षरता यहाँ की गड़बड़ा जाएगी, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का आकार, यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यही नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या, अगर पुरुष ज़्यादा प्रवास कर गए तो लिंगानुपात यहाँ का घट जाएगा, यहाँ का लिंगानुपात बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही, कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा? देखिए, यहाँ मान लीजिए पहले 1000 आदमी थे और 960 महिला थी, मान लीजिए यहाँ भी ऐसा ही था, 1000 आदमी 960 महिलाएं। अब यहाँ से रोज़ाना यहीं समझ लीजिए 100 आदमी 200 आदमी इधर आ गए, तो यहाँ पे कितने हो गए आदमी, कितने हो गए 1200, औरतें कितनी रह गई 960 ही। अब जबकि यहाँ पर 800 आदमी रह गए, 960 औरतें रह गई, तो यहाँ का लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, पुरुषों की संख्या कम हो गई, तो यहाँ लिंगानुपात बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पे लिंगानुपात कम हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करना, समझ में आ गई होगी। साक्षरता यहाँ की घट जाएगी। मान लीजिए शहर का कोई इलाका है, यहाँ साक्षरता 70% थी, ग्रामीण इलाके से 60%, ग्रामीण इलाके में मान लीजिए 60% साक्षरता थी, यहाँ से लोग इधर आ गए, तो अशिक्षित जनसंख्या अधिकतर इसमें, तो यहाँ की साक्षरता भी कम होने लगेगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनसंख्या भार की वजह से इफेक्ट डालती है। ठीक है, बात आपके समझ में आ रही होगी जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ और चीज़ें। जनसंख्या के भार में वृद्धि होने के बाद दूसरा बिंदु था हमारा परस्पर उन्नति, एक दूसरे की उन्नति, जो हमने कल बताया था आपको, परस्पर उन्नति। दूसरा क्या है? पारस्परिक उन्नति। पारस्परिक उन्नति के तहत क्या होगा, देखिए, किसी एक क्षेत्र से जनसंख्या दूसरे क्षेत्र में जाएगी। अभी वही वाला सिस्टम है यहाँ पर, दोबारा देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको समझने की कोशिश कीजिए दोबारा इसको। परस्पर उन्नति के तहत क्या होगा, यहाँ पर जनसंख्या जो आएगी वो कुछ ना कुछ तकनीक तो लेके आएगी। भाई गाँव से जो मान लीजिए, गांव मान लीजिए या शहर मान लीजिए, दूसरा कुछ बड़ा क्षेत्र मान लीजिए उसको, वहाँ से जब जनसंख्या यहाँ पर आएगी तो अपने साथ कुछ ना कुछ तो लेके आएगी ना भाई। गांव के लोग भी शहर में जाएंगे तो अपने साथ कुछ ना कुछ कला, कुछ ना कुछ कौशल तो लेके जाएंगे ना भाई। बगैर हुनर के आदमी क्या कमा के खाएगा? तो इस तरीके से मान लीजिए ये लोग मिस्त्री है, मकान बनाने वाले हैं, तो अपने साथ कलाकारी तो लेके जाएंगे ना, इनको कुछ तो बनाना आता होगा भाई। तो ये अपने साथ अपनी तकनीकी लेके जाएंगे, जो ग्रामीणी तकनीकी है वो लेके जाएंगे और शहर में जाकर के उसका जो है प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ मान लीजिए यहाँ से जनसंख्या इधर की तरफ जा रही है, प्रवास, एक दूसरे से स्थानांतरण कोई कहते हैं ना, तो यहाँ से ये लोग इधर जाएंगे। मान लीजिए दूसरे देशों से लोग हमारे देशों में आ रहे हैं, मान लीजिए यूरोपीय लोग भारत में आ रहे हैं, तो अपने साथ कुछ तकनीकी लेके आएंगे, तो हमारा भी उससे फ़ायदा होगा। हम वहाँ जाएंगे तो देसी जुगाड़ हम उनको बताएंगे। इसके अलावा साथ ही साथ संस्कृति, जो इसके बाद का टॉपिक है तो उसको हम देखेंगे बाद में। पारस्परिक उन्नति में लोग अपने आप को जो है उन्नत बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैं किसी देश में जाऊंगा तो वहाँ के रहन सहन खान पान को देखूंगा, तो मैं अपने को उस तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा, अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ का जीवन स्तर हमारे जीवन स्तर से उच्च है तो हम अपने जीवन स्तर को उनके जीवन स्तर के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारी गतिविधियाँ होती है, कब होती है? जब प्रवास होता है। बात समझ में आ गई होगी आपके। इसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति। सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के तहत क्या होगा
किसी एक देश से दूसरे देश में प्रवास करने वाले लोग अपने साथ साथ अपनी संस्कृति को लेके जाएंगे। जैसे मान लीजिए राजस्थान के लोग हैं, राजस्थानी पहनावा, राजस्थानी बोलचाल और राजस्थानी खान पान के साथ महाराष्ट्र में जाएंगे, तो वह अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे, अपने जो है हुनर को प्रदर्शित करेंगे वहाँ पर, अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे वहाँ पर। तो अपना कुछ एक सांस्कृतिक प्रभाव वहाँ पे छोड़ देंगे। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे राजस्थान में अक्सर रणथंभौर की तरफ काफ़ी सैलानी आते हैं, क्योंकि रणथंभौर नेशनल प्रोजेक्ट है वहाँ पर, टाइगर प्रोजेक्ट। वो टाइगर सेंचुरी को देखने काफ़ी सारे लोग विदेशी हमेशा आते रहते हैं। तो वहाँ पे जो रणथंभौर वाला रास्ता है, वहाँ पे इतनी सारी होटलें हैं और इतने सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान मिलते हैं आपको, जो हैंडीक्राफ्ट के होते हैं, हैंडमेड जिसको कहते हैं, हाथों से बने हुए बहुत सारे ऐसे साधन मिलते हैं जो राजस्थान के जो ग्रामीण और लोकल एरिया के जो लोग हैं वो बनाते हैं। जैसे खस की टोकरियाँ, खस का इत्र, इसके अलावा लकड़ी की कई सारी खिलौने वगैरह, लुगड़ी, घाघरा, ये सब कुछ वहाँ पे मिलता है। नक्काशी जिस पे होती है वो, मतलब राजस्थान के जो प्रचलित चीज़ें हैं, जैसे एक होती है बिंदाई विधि, जो चुनरी होती है, उस चुनरी को क्या करता है, छोटे छोटे गांठ लगा करके उसमें, और उसको रंग में डुबो दिया जाता है। जब उसको रंग से बाहर निकाला जाता है, गांठ खोल के देखते हैं तो जहाँ गांठ लगी है वहाँ पर रंग नहीं लगता और बाकी जगह पर रंग लग जाता है, तो वो उसको गांठ लगाने वाली विधि कहते हैं। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ फिलहाल, छपाई की कौन सी विधि आती है मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। उस विधि को, उस तरीके की जो चुनरियाँ होती है उनको विदेशी काफ़ी लोग खरीदते, सूती होती है अक्सर, वो विदेशी लोग उसको काफ़ी खरीदते हैं और अपने देश में लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है, संस्कृति और सभ्यता का प्रसार होता है। ठीक है, देखिए संस्कृति और सभ्यता का प्रसार के तहत यूरोपीय लोग जो भारत, बांग्लादेश यहाँ पे आए थे, यहाँ की संस्कृति से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और अब यहाँ की संस्कृति को वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ वो जो यहाँ आए थे उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को यहाँ पर थोपा, यानी कि अपनी सभ्यता को यहाँ पर लागू करने की कोशिश की। तो यहाँ के लोग कई सारे उनकी सभ्यता का अनुसरण करने लगे। हम लोग जो रहते हैं आजकल पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण ही आजकल के लोग, जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो पश्चिमी सभ्यता के प्रकोप से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ध्यान रखना, ये जो जींस वगैरह हम पहनते हैं, टी शर्ट वगैरह जो पहनते हैं, ये पश्चिमी सभ्यता की ही देन है। ठीक है, इसके साथ साथ जो कई सारे प्रकार के बालों की कटिंग चलती है, दाढ़ी की कटिंग चलती है, ये सारी कटिंग्स भी पश्चिमी सभ्यता की ही देन है। समझ रहे हो आप? ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ये पश्चिमी सभ्यता की देन है। ये हमने ईजाद नहीं किया इनको, ये पश्चिमी यूरोपीय लोगों ने ईजाद किया है, हम उनका अनुसरण करते हैं। तो एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या है, संस्कृति का, सामाजिकता का, सभ्यता का प्रभाव और प्रसार होता है। यही बात प्रवास के माध्यम से होती है। वो लोग आए थे यहाँ पर, हमको अंग्रेज़ी बोलना सिखा गए, ठीक है, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, हम अंग्रेज़ी जानते ही नहीं थे उससे पहले। भारत का संविधान अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना। तो ये सारी बातें हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, इनमें भारत का संविधान लिखा है। इसके अलावा नेशनल असेंबली जो भारत की लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पर अधिकतर स्पीकर जो होते हैं वो इंग्लिश में भाषण देते हैं अपना। ठीक है, तो ये सारा कल्चर जो है प्रवास के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के अलावा चौथा है तकनीकी। हो सकता है आपको एक दो शब्द इधर उधर हो, तकनीकी मैंने आपको लिखाया था, तकनीकी और उन्नति वगैरह में लिखाया था। तो इससे क्या होता है, दूसरे देश यहाँ पर आए, मान लीजिए यूरोपीय लोग अमेरिका में गए, प्रवास करके गए था ना, यूरोप के, इंग्लैंड के लोग, ब्रिटेन, इसके अलावा फ्रांस के, पुर्तगाली, स्पेनिश, ये सभी लोग कहाँ गए, अमेरिका गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। वहाँ जाकर के अपनी संस्कृति को प्रसार किया, तकनीकी ले गए अपने साथ, उन्नत तकनीकी ले गए, और वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको पीछे धकेलना शुरू कर दिया और अपनी तकनीकी के माध्यम से आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन के अमेरिका बैठा हुआ है। वो यूरोपीय लोग ये मूलतः, तो अपनी तकनीकी का वहाँ पे प्रसार किया। तकनीकी के बलबूते नए देश जो होते हैं, ये भी एक टॉपिक लिखाया था मैंने आपको, नए देश जो होते हैं उन नए देशों में अपनी तकनीकी का प्रसार करके उनकी मदद करते हैं। नए देशों में अपनी तकनीकी का प्रसार करके उन देशों की मदद करना भी एक प्रवास का एक बहुत पॉजिटिव
उदाहरण है। इसके अलावा एक और बात बताई थी मैंने आपको, पारस्परिक सद्भावना, वैश्विक सद्भावना, पारस्परिक सद्भावना, इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना मैंने आपको लिखा था, इसकी जो है विकास होता है। जैसे मान लीजिए वर्तमान में कई सारे एनजीओस चल रहे हैं, विश्व की कई सारे वैश्विक संगठन ऐसे हैं जो मानव कल्याण के बारे में बात करते हैं। मानव के कल्याण का प्रमुख उनका जो है एम होता है कि मानव का किस तरीके से कल्याण किया जाए, मानव को किस तरीके से जो है फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जो विश्व कल्याण की तरफ, मानव कल्याण की तरफ अपने आप को धकेले हुए हैं। जैसे विश्व के कई सारे यूनिसेफ वगैरह संगठन हैं, ये क्या करते हैं, ये विश्व में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, गरीबी संबंधी समस्याएं होती है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक जगह जमा होते हैं। विश्व के सारे प्रवासी तो प्रवास करके तो जाएंगे ना भाई, विश्व के जितने भी शक्तिशाली बड़े विकसित विकासशील देश है उनको एक मंच पे बुलाया जाता है, उन सभी से राय ली जाती है, भाई ये क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए, उनको सभ्यता में लाने के लिए हमको ये कदम उठाने चाहिए, तो आप सभी की क्या राय है। सब अपनी अपनी राय देते हैं, उस राय के मुताबिक फिर वहाँ पर मानव कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाता है, उस देश को सहायता के आर्थिक मदद की जाती है। तो इससे क्या है, मानव के मन में एक सद्भावना पैदा होती है अगले देश के प्रति कि हाँ उन्होंने हमारी जो है मजबूरी में मदद की थी, हम जब मजबूर थे तो उन्होंने हमारी मदद की थी। तो इस तरीके से एक दूसरे देश के प्रति आदर और सम्मान का भाव बढ़ता है। इसी तरीके से हम मान लीजिए किसी दूसरे देश में अच्छे पढ़े लिख करके वहाँ पर जॉब पा लेते हैं, तो वहाँ के लोग हमको गर्व से देखते हैं कि हाँ ये देखिए ये इतने बड़े अफसर है, तो वहाँ पे भी हमारा एक दूसरे से सद्भावना वाला मामला बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब प्रवास होता है। ठीक, एक दूसरे के प्रति जो है जानकारी बढ़ती है, ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके बाद विज्ञान की उन्नति, तकनीकी वगैरह देख ली हमने, अलग अलग देश आपस में मिलते हैं तो वो नई नई चीज़ों के आविष्कार के बारे में बताते हैं कि हमने आज आविष्कार किया, आज ये अपने आविष्कार किया, नोबेल प्राइज़ वगैरह ये जो मिलते हैं, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, नए देशों में आर्थिक विकास, ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे प्रवास हुआ था यूरोपीय लोगों का वहाँ पर, तो उन्होंने नए देशों में जाकर के उन्होंने आर्थिक विकास किया और वर्तमान में वे देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने बैठे हैं। विकसित देश है, चाहे अमेरिका की बात कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, चाहे विश्व के अन्य देशों की बात कर लो, जहाँ जहाँ वो लोग गए, जहाँ जहाँ जाकर बस गए, वहाँ वहाँ उन्होंने जो है आर्थिक उन्नति की है। इसके अलावा एक बात आखिरी में लिखाई थी, जनसंख्या आयु वर्गों का प्रभाव, आयु वर्गों पर प्रभाव। जनसंख्या आयु वर्गों पर प्रभाव में क्या होता है, देखिए सबसे मैंने आपको पहले टॉपिक में भी इसको समझाने की कोशिश की है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई जनसंख्या, ये ए देश है और ये बी देश है, यहाँ से जनसंख्या यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पे मान लीजिए अलग अलग जनसंख्या समूह वाले कुछ वर्ग थे, जिनमें 18 से 50 साल की उम्र वाले मान लीजिए 2 करोड़ लोग थे। कितने लोग थे? 2 करोड़। इनमें से 50 लाख लोग प्रवास कर गए इस बी में। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 से 50 वर्ष की संख्या 1.5 करोड़ रह गई, और यहाँ पर मान लीजिए 18 से 50 की संख्या पहले कितनी थी, 1 लाख थी। छोटा देश है ये, तो यहाँ पर इतने सारे लोग जाने की वजह से यहाँ कितनी होगी, 60 लाख। तो ये जनसंख्या के आयु वर्गों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जनसंख्या के आयु वर्गों पर ये प्रभाव पड़ जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर पुरुषों की संख्या जो है, चूंकि अधिकतर प्रवास कौन करते हैं, पुरुष लोग ही करते हैं। यहाँ पर पुरुषों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से प्रवास करके उधर जाएंगे, और यहाँ पे पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे महिलाओं की संख्या जो सीमित थी, वो यहाँ पे महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ पे महिलाओं की संख्या वैसी रह जाएगी। तो ये सभी जनसंख्या के आयु वर्गों पर क्या है, प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या में नौजवान जनसंख्या जो है, कार्यशील जनसंख्या जो है, युवा जनसंख्या जो है, सर्वाधिक प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रवास करने वाली जनसंख्या वही होती है। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, समझ में आया होगा। लिखने से और इसको उतारने से कोई मतलब नहीं है,
इम्पोर्टेंट है समझना। उम्मीद है मैं आपको जैसा चाहता था वैसा समझा पाया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को पढ़ेंगे पी सेन गुप्ता के अनुसार। पी सेन गुप्ता भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं। उनके अनुसार भारत में कितने जनसंख्या प्रदेश है, उन जनसंख्या प्रदेशों का हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप रहिए स्वस्थ। नमस्कार।